मजदूर बिगुल अब पॉडकास्ट के रूप में भी। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में सुनिए मोदी सरकार का महाघोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर लिखे संपादकीय अग्रलेख को। मोदी सरकार का महाघोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूंजीपतियों से चंदे वसूल कर बदले में उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने का कुत्सित फांसीवादी षड्यंत्र। चंदा दो, मुनाफा लो। राम नाम और धर्म ध्वजा के पीछे मोदी सरकार को यही कुकर्म तो छिपाने हैं। संपादकीय अग्रलेख। इलेक्टोरल बॉन्ड महाघोटाले के बारे में अंदेशा तो सभी को था, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्डों के जरिए चुनावबाज पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए 2018 से कुल करीब 22,000 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली कंपनियों के नाम उजागर किए, तो इसके पीछे चल रहा महाषड्यंत्र और महाघपला दुनिया के सामने उजागर होना शुरू हो गया है। इसे समझना मजदूरों मेहनतकशों के लिए बहुत जरूरी है। अव्वलन तो इसलिए कि यह सारा धन उन्हीं की मेहनत से पैदा होने वाले मुनाफे को निचोड़कर पूंजीपतियों ने इकट्ठा किया है, और दूसरा इसलिए कि वह जान पाए कि राम नामी दुपट्टा ओढ़े मंदिर मंदिर चिल्लाते और नैतिकता और चाल चेहरा चरित्र की डुगडुगी बजाते घूम रहे मोदी शाह, भाजपा और संघ परिवार की असलियत क्या है। यह एक विशालकाय फांसीवादी फिरौती गिरोह है। यह अनायास नहीं है कि गुजरात कोर्ट ने अमित शाह को तड़ीपार घोषित करते हुए सबसे बड़ा फिरौती गिरोह चलाने वाला बोला था। अब यही फिरौती रैकेट पूरे देश में सरकारी माध्यमों से काम कर रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सूचना छिपाने का बार बार प्रयास करने और बार बार डांट खाने के बाद मोदी सरकार के इशारों पर काम करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ सूचनाएं उजागर करनी पड़ी हैं। अभी भी वह सूचनाएं उजागर करने की प्रक्रिया में लगातार किसी न किसी बहाने से देर कर रहा है, लेकिन उसे उजागर करनी पड़ रही है। मोदी के ही इशारों पर काम करने वाला चुनाव आयोग भी इस देरी को अंजाम देने में पूरा साथ दे रहा है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों की सूचना एसबीआई ने जारी की है, जिसके अनुसार इस अवधि में कुल 12,516 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और इसके जरिए चुनावी पार्टियों को चंदा दिया गया। इसका आधा अकेले राम भक्त मोदी जी और उनके हनुमान अमित शाह की पार्टी भाजपा को गया है। देश में कुल 16 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं, जिनमें से केवल 1,300 ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से भी 30 सबसे अमीर कंपनियों ने लगभग 90% कीमत के बॉन्ड खरीदे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कैसे लिया? सबसे पहले इसलिए कि यह योजना इतना नंगा भ्रष्टाचार है कि इसे अनंत काल तक छिपाना ही असंभव था। 21वीं सदी के फांसीवाद की खासियत यह है कि पूंजीवादी जनवाद के खोल को बरकरार रखा जाता है। इसके साथ ही कुछ अंतर विरोध भी पैदा होते हैं। फांसीवादी उभार जर्मनी व इटली के उदाहरणों के समान अब एकाश्मी व सजातीय नहीं होता, बल्कि उसमें गैप होते हैं। लेकिन इससे इसके खतरनाक चरित्र और ताकत में कोई विशेष कमी नहीं आती, क्योंकि उभार के लंबे दौर के कारण इसकी समाज में पकड़ भी गहरी होती है। यह एक ऐसी चीज है जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध की फांसीवादी सत्ताओं के पास नहीं थी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था के दूरदर्शी पहरेदार के समान इस निपट नंगे भ्रष्टाचार को जारी रहने देता तो उसकी स्वीकार्यता और वर्चस्व ही खतरे में पड़ जाता, जो कि आमतौर पर पूंजीवादी व्यवस्था के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर हस्तक्षेप किया। हालांकि अन्य कई मसलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे हस्तक्षेप न किया जाना बहुत से सवाल खड़े करता है। मसलन मोदी सरकार द्वारा आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्तों की चुनाव से ठीक पहले नियुक्ति, ईवीएम का मसला इत्यादि। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के बारे में संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था चुनावी चंदे की व्यवस्था को अपारदर्शी बना पूंजीपतियों से चंदा वसूलने
और उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफा देने की व्यवस्था। मोदी शाह सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आई। इसके जरिए तमाम पूंजीपति यानी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, धनी बिल्डर, व्यापारी, दलाल आदि गोपनीय तरीके से यानी चोरी छिपे चुनावबाज पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। इसमें ये पूंजीपति बैंक से एक बॉन्ड खरीदते हैं जो एक प्रकार का क्रेडिट नोट या वायदा पत्र है। ये बॉन्ड ये पूंजीपति चुनावी चंदे के तौर पर चुनावबाज पार्टियों को देते हैं, जो उन्हें बैंकों में देकर इस बॉन्ड की कीमत के बराबर धन को अपने खातों में जमा कर सकते हैं। यानी यह चुनावी चंदा देने का एक ऐसा घुमावदार तरीका है जिसमें कि किसने किसको कितना चंदा दिया यह छिपाया जा सके। भाजपा का 2018 में चुनावी बॉन्ड लाने का मकसद ही यही था कि वह इस बात को छिपा सके कि वह किस प्रकार से देश के पूंजीपतियों से हजारों करोड़ रुपए चंदे में लेती है और उसी के बूते सांसदों, विधायकों को खरीदने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, नौकरशाहों को खरीदने आदि का पवित्र रामनामी काम करती है। दूसरे शब्दों में इलेक्टोरल बॉन्ड पूंजीपतियों से चंदा लेने और आनाकानी करने पर चंदा ऐंठने और बदले में उन्हें हजारों करोड़ के ठेके देने, टैक्स माफी देने का एक उपकरण है जिसका कि मोदी शाह जोड़ी अपनी तानाशाह किस्म की सरकार को कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर सके। ऊपर से फायदा इसमें यह है कि अब तक इस पूरी व्यवस्था को अपारदर्शी बनाकर भाजपा यह छिपा सकती थी कि वह किस प्रकार देश के धनी पूंजीपतियों, व्यापारियों, कुलको फार्मरों, दलालों, प्रॉपर्टी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों की पार्टी है। उन्हीं के चंदे पर इनका कमल फूलता है और इन्हीं की मुनाफाखोरी को वो मौका देती है। अब यह बात खुलकर सामने आ गई है और इसे मेहनत कशाबारी के एक एक सदस्य तक पहुंचाकर यह दिखलाना जरूरी है कि मुंह में राम बगल में छुरी कहावत अगर किसी पर शब्दशः सटीक बैठती है तो यह संघियों और भाजपाइयों का फासिस्ट फिरौती वसूली गिरोह है। एक और बात जो यहाँ समझना जरूरी है वह यह कि चोरी का माल बांटने की इस गोपनीय व्यवस्था के जरिए देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी और काला बाजारू पूंजीपतियों ने अपने लाखों करोड़ के काले धन को सफेद धन में तब्दील किया है। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया गया यह मोदी सरकार का दूसरा महाघोटाला था। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का कुल शुद्ध मुनाफा ही 2 करोड़ रुपए से कम था, लेकिन उसने 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड खरीदे। यह पैसा किसका था और कहां से आया? इसी प्रकार कई बेनामी कंपनियां खड़ी की गई थी जिनके मालिकों के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वे अंबानी या अडानी जैसे पूंजीपतियों के लोग थे और इन शेल कंपनियों यानी दिखावटी कंपनियों के जरिए न सिर्फ हजारों करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद रहे थे बल्कि सीधे भी करोड़ों रुपए का चंदा भाजपा को दे रहे थे। इसके जरिए इन पूंजीपतियों ने खुले भ्रष्टाचार से जमा अपने हजारों करोड़ रुपए के काले धन को सफेद धन में तब्दील कर लिया। इसके लिए मोदी शाह ने एकदम सड़क छाप वसूली भाइयों और चिंदी चोर गुजराती भ्रष्टाचारी व्यापारियों की तकनीकों का मिक्सचर बनाया। नतीजा आपके सामने है। हमारे देश का और शायद दुनिया का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा घोटाला। सौजन्य मोदी शाह सत्ता। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा मंदिरों के चौखटों, हवन कुंडों के किनारे योगा करते या ध्यान लगाते टीवी पर क्यों पेश किए जाते हैं, ताकि आप कोई सवाल ही न पूछ पाए। इतना भारी धर्म ध्वजाधारी ऐसे भयंकर कुकर्म और घोटाले कैसे कर सकता है? जवाब यह है कि वह इतना भारी धर्म ध्वजाधारी बना इसलिए फिरता है क्योंकि उसने इतने भारी भरकम घपले और कुकर्म किए हैं। अब आइए समझते हैं कि चुनावी बॉन्डों में किसे कितना मिला, किसको कितना मिला। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पूंजीवादी चुनावबाज पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्डों के जरिए कितना मिला। क्यों? इससे मेहनत कशों मजदूरों, गरीब व मंझोले किसानों, आम छात्रों, युवाओं, आम स्त्रियों, देश के मेहनत कश दलितों और आदिवासियों को यानी समूची आम मेहनत कश जनता को पता चलेगा कि इस समय उनके दुश्मन यानी बड़े मंझोले व छोटे पूंजीपतियों, धनी कुलकों, फार्मरों, ठेकेदारों, जॉबरों, उच्च नौकरशाहों
रियल एस्टेट धनाढ्यों, दलालों, बिचौलियों की यानी समूचे पूंजीवादी शासक वर्ग की पसंदीदा पार्टी कौन सी है और क्यों है? इन आंकड़ों को सुनिए। कांग्रेस 1123 करोड़, तृणमूल 1093 करोड़, बीजेडी 774 करोड़, डीएमके 617 करोड़, आप 94 करोड़, एनसीपी 64 करोड़, जदयू 24 करोड़, अन्य 1095 करोड़, भाजपा 6566 करोड़। 2017-18 से 2022-23 तक बिके कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का मूल्य था 11,450 करोड़। जैसा कि आप देख सकते हैं, भाजपा को कुल इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाले फंड का लगभग 55% मिला। कांग्रेस को लगभग 13, तृणमूल कांग्रेस को लगभग 11, भारत राष्ट्र समिति को लगभग 10, बीजू जनता दल को लगभग 6, द्रमुक को 5, वाईएसआर कांग्रेस को लगभग 3 और तेलुगु देशम को लगभग 2% मिला है। कुल 11,450 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से 6,566 करोड़ भाजपा को, 1,123 करोड़ रुपए कांग्रेस को, 1,093 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को, 774 करोड़ बीजू जनता दल को मिले। हालांकि अभी बॉन्ड को लेकर खुलासे जारी ही हैं और कई पत्रकारों ने इससे कहीं ज्यादा रकम की जानकारी साझा की है। स्पष्ट है, भारत के पूंजीपति वर्ग की सबसे चहेती पार्टी भाजपा और सबसे चहेता नेता मोदी है। अब आप स्वयं समझ लें कि जो पूंजीपतियों का सबसे चहेता हो वह क्या मजदूरों, मेहनतकशों, आम मध्य वर्गीय लोगों, आम छात्रों, युवाओं के हितों के लिए कुछ कर सकता है? आपको हमको रोज कारखानों, खानों, खदानों, खेतों से लेकर दफ्तरों तक में खटाने वाला पूंजीपति वर्ग क्या मूर्ख है जो मोदी को हजारों करोड़ का चंदा दे रहा है? निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत चंदा उसने विपक्षी पार्टियों को भी दिया है, लेकिन पूंजीपति वर्ग न तो आर्थिक तौर पर अपनी पूंजी किसी एक ही धंधे में लगाता है और न ही राजनीतिक तौर पर वह किसी एक ही घोड़े पर दांव लगाता है। वह हमेशा दूसरे विकल्पों को भी जीवित रखने का प्रयास करता है। यह दीगर बात है कि कई बार वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो राजनीतिक प्रतिनिधि सत्ता में पहुंचता है फासिस्ट या किसी अन्य प्रकार का दक्षिणपंथी तानाशाह होने की सूरत में वह कई बार उससे जरूरत से ज्यादा आजादी लेने लगता है, अपेक्षा से ज्यादा राजनीतिक तौर पर स्वायत्त हो जाता है। ऐसे में पूंजीपति वर्ग का एक फासिस्ट हिरावल उसके लिए मुनाफाखोरी के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा करता है और साथ में उसे अपने अनुसार अनुशासित भी करता है। मौजूदा मसले में कुछ ऐसा भी हुआ है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। बहरहाल इतना तो साफ है कि भाजपा देश के धन्ना सेठों की पार्टी है। धन्ना सेठ समाज सेवा के लिए हजारों करोड़ रुपए मोदी, शाह और भाजपा की झोली में नहीं डाल रहे हैं। आप आगे देखेंगे कि इन धन्ना सेठों को हजारों करोड़ रुपए चंदा देने के बदले में भाजपा ने लाखों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है, ठेके देकर, कर से छूट देकर इत्यादि। किसने कितना दिया? अब यह भी देख लेना जरूरी होगा किसने कितना दिया। वे कंपनियां या लोग कौन हैं? क्योंकि तभी तो हम देख पाएंगे कि इस सेवा का मेवा उन्हें मोदी सरकार ने किस प्रकार से दिया। नीचे 20 टॉप चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों के नाम हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 1,368 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400.7 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224.5 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 195 करोड़, एमकेजे इंटरप्राइजेज लिमिटेड 192.4 करोड़, मदन लाल लिमिटेड 185.5 करोड़, भारती एयरटेल लिमिटेड 183 करोड़,
यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड 162 करोड़, उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड 145.3 करोड़, DLF कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड 130 करोड़, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़, बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 118.5 करोड़, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 115 करोड़, अवीस ट्रेडिंग एंड फाइनेंसेस प्राइवेट लिमिटेड 112.5 करोड़, टोरेंट पावर लिमिटेड 106.5 करोड़, बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़, चेन्नई ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़। अब उन सेठों के नाम भी देख लीजिए जिन्होंने व्यक्ति के तौर पर सबसे ज्यादा कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे। सुश्री AN महंती 45 करोड़, लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़, लक्ष्मी दास वल्लभ दास अस्मिता मर्चा 25 करोड़, KR राजा T 25 करोड़, राहुल भाटिया 20 करोड़, राजेश मन्ना लाल अग्रवाल 13 करोड़, सौरभ गुप्ता 10 करोड़, राजू कुमार शर्मा 10 करोड़, राहुल जगन्नाथ जोशी 10 करोड़, हरमेश राहुल जोशी 10 करोड़, अनीता हेमंत शाह 8 करोड़। ये सभी इस देश के धनी पूंजीपतियों में से एक है। पहली ओडिशा की खनन क्षेत्र की पूंजीपति है। दूसरा देश ही नहीं दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक आरसेल मित्तल का मालिक है। लक्ष्मीदास वल्लभ दास अस्मिता मर्चेंट रिलायंस यानी अंबानी का आदमी है। उसका नाम जानबूझकर मर्चा छापा गया है, शायद इसलिए ताकि बाद में कानूनी तौर पर न धराए। राहुल भाटिया इंटरग्लोब कंपनी का प्रमोटर है। इसी प्रकार बाकी भी देश के बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने मजदूरों और गरीबों की मेहनत लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। इसी प्रकार पहली लिस्ट में दी गई कंपनियों का नाम देखिए। मोदी और मार्टिन का रिश्ता। सबसे ज्यादा फंड जिस कंपनी ने दिया है वह है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कौन है इसका मालिक? इसका मालिक है सांटियागो मार्टिन, जो कि बरसों पहले बर्मा से आया था और भारत में इसने गरीबों को आनन फानन में अमीर बनाने का सपना दिखाकर लूटने का लॉटरी का धंधा शुरू किया। ठीक वैसे ही जैसे देश की जनता को मोदी ने अच्छे दिन लाने का सपना बेचा था। इसने सिक्किम की राज्य सरकार तक को 4500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, जिसके लिए इसके ऊपर केस भी हुआ। यह मार्टिन 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले 8 महीने की जेल यात्रा भी कराया, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही इसके अच्छे दिन शुरू हो गए। इसके ऊपर ईडी व आयकर विभाग के मुकदमे चल ही रहे थे, तभी इसका बेटा चार्ल्स होजे मार्टिन भाजपा में शामिल हो गया। हाल ही में उसने अन्य लॉटरी पूंजीपतियों के साथ जाकर मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और फिर अचानक मोदी सरकार ने लॉटरी पर जीएसटी घटा दी, यानी खाने पीने व जीवन के अन्य जरूरी सामानों पर जीएसटी थोपा जा रहा है, उसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि चावल, नून आदि पर भी भयंकर जीएसटी मोदी सरकार ने थोप दिया है। लेकिन सांटियागो मार्टिन की कंपनी को लॉटरी पर जीएसटी की छूट मिल गई। इस सड़क छाप उचक्के की पत्नी के साथ 2014 में ही हमारे राम भक्त मोदी जी कोयम्बतूर में अपनी एक चुनावी सभा के मंच पर मौजूद थे। मार्टिन ने बोला भी था कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जब सोहबत ऐसी हो तो राम भक्ति तो करनी ही पड़ती है। यह सच है कि फ्यूचर गेमिंग ने द्रमुक को भी 509 करोड़ का चंदा दिया, और यह भी तभी पता चला जब द्रमुक के नेता स्टालिन ने खुद ही बताया। लेकिन भाजपा वालों ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया, इसके बारे में वे कोई सांस डकार नहीं ले रहे। मोदी और मेघा इंजीनियरिंग का रिश्ता। लिस्ट में दूसरी कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। यह कंपनी तेलंगाना में सिंचाई के लिए बनाए जा रहे कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसी कुख्यात कंपनी है। इसने प्रोजेक्ट की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर हजारों करोड़
38,000 करोड़ का चूना लगाया है। जाहिर है यह सारा पैसा भी जनता का ही है। इसी मेगा इंजीनियरिंग को 2023 में मोदी सरकार ने 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपनी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से दिलवाया था। इसी मेगा इंजीनियरिंग की वेस्टर्न यूपी पावर कंपनी भी है, जिसने 200 करोड़ से ज्यादा का चंदा अलग से दिया। यानी मेगा ग्रुप ने एक प्रकार से करीब 1200 करोड़ का चंदा दिया। हर जगह भाजपा राज्य सरकारों ने इसे खूब फायदा पहुंचाया और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस कंपनी को पर्याप्त लाभ पहुंचाया। इसी कंपनी ने करीब 100 करोड़ का चंदा भारत राष्ट्र समिति के नेता केसीआर को भी दिया। कालेश्वरम घोटाले में केसीआर की राज्य सरकार की भी स्पष्टतः मिलीभगत थी। इसमें इस कंपनी ने करीब 80,000 करोड़ की परियोजना की कीमत को भ्रष्टाचारी तरीके से 1.5 लाख करोड़ रुपए का दिखाया था। इसी परम भ्रष्टाचारी कंपनी के साथ मोदी शाह की जोड़ी की गलबहियां पूरे देश में देखी जा सकती है। इसी मेगा इंजीनियरिंग ने महाराष्ट्र में एक नौकरशाह की शादी का पूरा खर्च उठाया। जी नहीं, उस नौकरशाह की शादी मेगा इंजीनियरिंग के मालिक की बेटी से नहीं हो रही। बस मेगा इंजीनियरिंग के मालिक को एक दिन सुबह अचानक लगा कि उसे एक नौकरशाह की शादी अपने खर्च पर करवानी है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो कि कांग्रेस की केंद्र सरकार के दौरान शुरू हुए इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था की पैदावार था और स्वयं एक विशालकाय घोटाला है। उसमें भी मेगा सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है और इसके समूचे चुनावी चंदे का 75% देश में भ्रष्टाचार नामक महायज्ञ के प्रमुख यजमान नरेंद्र मोदी के चरणों में अर्पित हुआ है। बोलो जय श्री राम। क्विक सप्लाई चेन कंपनी की सप्लाई किधर से आई और किधर गई, यह मामला सबसे दिलचस्प है। मतलब शेल कंपनियों के जरिए काले धन को कैसे सफेद किया जाए, यह पिछले 10 साल में गुजरात के 2 ठगों ने पूरे देश के पूंजीपतियों को इस कदर सिखाया है कि समूचा पूंजीपति वर्ग आने वाली कई पीढ़ियों तक उनका कर्जदार रहेगा। आइए इस क्विक नामक कंपनी के गोरख धंधे को समझते हैं। क्विक सप्लाई चेन कंपनी का अब तक ज्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन इसने चुनावी बॉन्ड द्वारा 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। यह वास्तव में अंबानी की एक शेल यानी फर्जी कंपनी है। बहुत से मूर्ख और संख्या आपको समझाएंगे कि देखो, मोदी जी का विरोध करने वाले उनको अंबानी अडानी का दलाल बताते थे, लेकिन चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों में उनका नाम नहीं दिख रहा। वजह यह है कि अंबानी व अडानी जैसे कई पूंजीपतियों ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और इसके जरिए उन्होंने अपना काला धन भी सफेद किया है। क्विक सप्लाई चेन के 3 निदेशक हैं, विपुल प्राणलाल मेहता, श्रीधर टिट्टी और तापस मित्रा। ये तीनों ही अंबानी समूह की कंपनियों में निदेशक हैं। मित्रा 26 कंपनियों का निदेशक है, जबकि मेहता 8 अन्य कंपनियों का निदेशक है। मजेदार बात यह है कि क्विक सप्लाई चेन का 2019 से 2023 के बीच में शुद्ध मुनाफा था 109 करोड़ रुपया, जबकि उसने इस बीच 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। यानी आमदनी 2 आना और खर्चा 2 रुपया। कोई कंपनी अपने मुनाफे से 377% ज्यादा यानी लगभग 4 गुना ज्यादा चुनावी चंदा कैसे दे सकती है? साफ है, यहाँ काला धन सफेद धन करने की मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम का अंबानियों ने पूरा फायदा उठाया है। ये तो बस मिसालें हैं। जो टॉप 3 दानदाता हैं उनके साथ भाजपा के क्या रिश्ते हैं इसे दिखाने की, लेकिन बाकी दानदाताओं के साथ भी लेन देन के तगड़े संबंध है। यह बात तब और स्पष्ट हो जाएगी जब एसबीआई चुनावी बॉन्ड के यूनिक कोड को जाहिर करेगा। जिन कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया उसमें से 30 सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में से आधे पर ईडी, आयकर विभाग या सीबीआई की जांच चल रही थी। उन पर छापे पड़ चुके थे और उनमें से कई के मालिक कुछ दिनों के लिए हवालात की हवा खाकर भी आए थे। इनको और बाकी कंपनियों में भी
अधिकांश को चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद इन जांचों से राहत मिलने लगती थी, या फिर से हफ्ता आने में देरी होती थी तो फिर से छापे पड़ने लगते थे। अचानक फिर से चुनावी बॉन्ड खरीद लिए जाते थे, और जब चुनावी बॉन्ड खरीद लिए जाते थे तो बदले में उन्हें या तो सरकारी ठेके मिलते थे, या करों से छूट मिलती थी, या उन्हें जांचों में आरोप मुक्त कर दिया जाता था। हम सभी जानते हैं कि इस समय ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी संस्थाएं किसके इशारे पर काम कर रही हैं। ईडी का नाम ही कुछ लोगों ने एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट या उगाही निदेशालय कर दिया है। ये संस्थाएं इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के नियंत्रण में हैं और उन्हीं के इशारों पर काम कर रही हैं। तो उनका इस्तेमाल करके चंदा वसूली कौन कर सकता है? वह कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां तो कर नहीं सकती। हाँ, यह जरूर है कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा भी चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाए जाने का प्रमाण है, और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा के बाद बॉन्ड से चंदा पाने वाली पार्टियों की सूची में काफी ऊपर है। पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। चंदा दो, धंधा लो, नहीं तो फंदा लो, उसके बाद चंदा दो और धंधा लो। अब देखते हैं कि गुजरात के फिरौती वसूली गिरोह ने भाजपा के चुनावी चंदे को हजारों करोड़ तक पहुंचाने के लिए और कौन सी नायाब तरकीबों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो गुजरात में अदालत द्वारा फिरौती गैंग का सरगना करार देकर तड़ी पार किए गए हमारे परम पूज्य राम भक्त अमित शाह जी के शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए। जो कंपनियां शराफत से और पर्याप्त मात्रा में भाजपा को चंदा नहीं दे रही थी, उसमें आनाकानी कर रही थी या उसमें देरी कर रही थी, उन्हें कुछ प्रोत्साहन की जरूरत थी। ऐसे मामलों में प्रोत्साहन देने में अमित शाह काफी तजुर्बेकार हो चुके हैं। गुजरात में मेहनत के साथ फिरौती उगाही में अर्जित अनुभव का ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग जैसी एजेंसियां कब्जे में आने के बाद माननीय शाह जी ने जमकर इस्तेमाल किया, और इसमें भाजपा और संघ परिवार का पूरा चाल चेहरा चरित्र दिखला दिया। जिन 30 कंपनियों ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदे, उनमें से 14 कंपनियों पर सीधे सीधे छापे पड़ चुके थे और कईयों पर जांच जारी थी। कुछ को कर छूट की जरूरत थी तो कुछ को आने वाले सरकारी ठेकों की। इनमें से पहले उन मामलों को समझते हैं जो खुलेआम भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, 420 में लिप्त आपराधिक कंपनियां थी, जो न सिर्फ मजदूरों के बेशी श्रम की लूट करके मुनाफा पीट रही थी, बल्कि उससे भी मुनाफे की हवस शांत न होने पर हेरा फेरी कर जनता का धन चोरी कर रही थी। इनमें से कुछ कंपनियों के चंदा देने, छापे से छूट पाने और धंधा पाने की क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग पर 2022-23 में 4 बार ईडी, आयकर विभाग आदि के छापे पड़े। हर बार छापा पड़ने के बाद कुछ एक सप्ताह या एकाध महीने के भीतर इस कंपनी ने 65 करोड़ से लेकर 105 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ये छापे 2014 के बाद से इस कंपनी के साथ जारी थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद इन कंपनी ने इसके जरिए हफ्ता देना शुरू किया। उसके पहले वह अन्य माध्यमों से दे रही थी। इसी प्रकार एक अन्य मिसाल देखें। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड पर अक्टूबर 2019 में छापा पड़ा और उसी महीने इसने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। वेदांता पर मार्च 2020 में छापा पड़ा और उसी साल के भीतर उसने 25 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसके बाद अगस्त 2022 में इस पर फिर से छापा पड़ा और 3 महीने के भीतर इसने 110 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। हीरो मोटो कॉर्प पर मार्च 2020 में छापा पड़ा और 7 महीने के भीतर उसने 20 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। डीएलएफ पर अप्रैल 2014 में ही छापा पड़ चुका था और तब से उस पर जांच जारी थी। 2018 से 2019 तक उसने 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और नवंबर 2023 में जब उस पर फिर से छापा पड़ा तो उसी महीने उसने फिर से
21 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। रेड्डी लैब नामक विशाल फार्मा कंपनी पर नवंबर 2023 में छापा पड़ा और उसी माह उसने 21 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। नवयुग इंजीनियरिंग नामक कुख्यात कंपनी पर अक्टूबर 2018 में छापा पड़ा और फिर 6 माह के भीतर इसने 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। यह वही कंपनी है जिसकी आपराधिक हवस के कारण 41 मजदूर सिलक्यारा की सुरंग में फंस गए थे और मरते मरते बचे थे। कार्रवाई से बचने के लिए इसने बाद में 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड और खरीदे, यानी कुल 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड। चेन्नई ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड पर जुलाई 2021 में छापा पड़ा और 6 माह के भीतर इसने 40 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। शिरडी साई केमिकल्स कंपनी पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा और अगले ही महीने इसने 40 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। केवेंटर्स ग्रुप ने अपने ऊपर जारी ईडी की जांच के पूरे दौर में कुल 617 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। एक ग्रुप के रूप में यह इलेक्टोरल बॉन्डों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था। इसकी 3 कंपनियों ने मिलकर बॉन्ड खरीदे। यशोदा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर 2020 में आयकर विभाग द्वारा छापा पड़ा और अक्टूबर 2021 तक इसने 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। औरबिंदो फार्मा के मालिक शरथ रेड्डी को ईडी ने नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया। उसके 5 दिन बाद रेड्डी छूटा और उसने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मई 2023 में ईडी ने खुद ही उसको रिहा कर देने की अपील कोर्ट में डाली और वह रिहा भी हो गया और उसके बाद उसने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड और खरीदे। अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच इस कंपनी ने कुल 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। याद रखें कि यह कंपनी जेनेरिक दवाइयों के बाजार की प्रमुख कंपनी है। हेट्रो फार्मा पर 550 करोड़ रुपए के काले धन के लिए जांच चल रही थी और इसके पास से 142 करोड़ रुपए नकद छापे में जब्त किए गए थे और उसके कुछ ही दिनों बाद इसने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 2020 में हल्दिया नामक कंपनी पर भी काले धन के मसले में जांच चल रही थी। उसके बाद ही इस कंपनी ने भी 377 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। केजेएस सीमेंट का मालिक पवन आहलूवालिया, जो कोयला घोटाले में सजा याफ्ता है और अभी जमानत पर बाहर आजाद घूम रहा है, उसने भी 14 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस प्रकार की सैकड़ों कंपनियां व पूंजीपति हैं जो भाजपा को चंदा देने के महान धार्मिक काम में कुछ आनाकानी कर रहे थे या देर कर रहे थे या पर्याप्त चंदा नहीं दे रहे थे, तो मोदी जी के हनुमान अमित शाह ने अपनी पूंछ से उनकी थोड़ी लंका लगाई। उसके बाद चंदा आ गया तो तत्काल अपने वरुण देव, वित्त मंत्रालय व अन्य आर्थिक मसलों के विभाग से उन पर मुनाफे की ठंडी बौछारें भी कर दी। मसलन लॉटरी लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए लॉटरी किंग सांटियागो मार्टिन का बेटा निर्मला सीतारमण से मिला और लॉटरी पर जीएसटी घटा दी गई। भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है, अगर जबरन करवाई गई हो तो भी। जो राम को लाए हैं वैसी प्रकार तो भक्ति करवाएंगे। अब अलग से कुछ ऐसी कंपनियों को देखते हैं जिन पर बेशक छापे न पड़े हों, क्योंकि वे पहले से ही नरेंद्र मोदी की करीबी थी या फिर बिना धमकाए ही भाजपा को भारी भरकम चंदा देकर अच्छा खासा मुनाफा वसूलने को तैयार थी, लेकिन जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते ही मोदी सरकार की ओर से तमाम प्रकार के मालामाल कर देने वाले तोहफे मिले। सुधीर मेहता के मालिकाने वाले टोरेंट ग्रुप ने 185 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 2007 से 2015 के बीच मोदी के करीबी माने जाने वाले इस मेहता ने भाजपा को 33 करोड़ का चंदा अलग से दिया था। अब फिर से क्रोनोलॉजी समझिए। भाजपा की महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने टोरेंट ग्रुप को 285 करोड़ रुपए के संपत्ति कर से पूरी छूट दे दी। फिर इस कंपनी ने 185 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा। अब आप थोड़ा गणित लगाइए। देना था 285 करोड़ और 185 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देकर छुटकारा मिल गया, तो भी तो 100 करोड़ रुपए का फायदा है ना।
इस मेहता से गलबहियां करते मोदी की कई तस्वीरें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेट्रो डेयरी नामक उपक्रम में अपना हिस्सा औने पौने दामों पर उसी के वेंटर्स ग्रुप को बेचा है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है और जिसने कुल 617 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस भाजपा के बाद सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड पाने वाली पार्टी यूं ही नहीं बनी है। इस ग्रुप ने जाहिरा तौर पर केंद्रीय एजेंसियों यानी ईडी, आयकर, सीबीआई आदि के छापों से मुक्ति के लिए किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड दिए होंगे, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। और एसबीआई द्वारा यूनिक कोड जमा कराए जाने के बाद यह साफ हो जाएगा। मेघा इंजीनियरिंग कंपनी, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं और जिसने कुल 1200 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिलना और फिर उसमें 82,000 करोड़ की परियोजना को 1.5 लाख करोड़ का दिखाकर जनता का पैसा हड़पने का मौका दिया जाना भी चंदा दो और मुनाफा पीटो स्कीम का ही हिस्सा है। मेघा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और 1 महीने के भीतर उसे महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने 14,400 करोड़ रुपए का ठेका दिया। हेटेरो फार्मा नामक एक दवा कंपनी है जिसने 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और यह वही कंपनी है जिसे कोविड महामारी के दौरान रेमडेसिविर नामक जीवन रक्षक दवा बेचकर जबरदस्त मुनाफाखोरी करने का मौका दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का तंत्र ही ऐसा है कि इसमें कोई भी अपराधी, किसी और देश की कंपनी या पूंजीपति भी बॉन्ड खरीदकर गोपनीय तरीके से पूंजीवादी चुनावी दलों को दे सकते हैं। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा के पास भी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान कहीं से भी कोई भी दान आ सकता है। इस प्रकार की गोपनीयता की व्यवस्था भाजपा के राष्ट्रवाद की भी पोल खोल देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक फासिस्ट पार्टी ने पूंजीपति वर्ग को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाया और साथ ही उसे राम राज्य के कायदे के अनुसार अनुशासित भी किया। ऐतिहासिक तौर पर यह फासीवादी शासन की एक खासियत रही है। यह पूंजीपति वर्ग का एक ऐसा हिरावल है जो पूंजीपति वर्ग को आर्थिक संकट और मंदी के दौरान अभूतपूर्व तरीके से फायदा पहुंचाती है और साथ ही एक हद तक पूंजीपति वर्ग को अनुशासित भी करती है, क्योंकि इसकी खासियत है अन्य सभी पूंजीवादी पार्टियों के मुकाबले पूंजीपति वर्ग से कहीं ज्यादा करीबी रिश्ता भी रखना और साथ ही कहीं ज्यादा राजनीतिक स्वायत्तता भी रखना। वजह है फासीवादी भाजपा और संघ परिवार की विशेषता है मंदी के दौर में देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर और देश के तटपुंजी और लंपट सरभारा जमातों की आर्थिक असुरक्षा का इस्तेमाल करके अपने पीछे एक अंधा प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन खड़ा करना और फिर इस आंदोलन को देश के पूंजीपति वर्ग और विशेषकर बड़े पूंजीपतियों के हितों की सेवा में सन्नद्ध करना, यानी उसकी सेवा में लगाना। इतना स्पष्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके सामने 2G, कॉमनवेल्थ व्यापम घोटाला सब पानी भरेंगे। वैसे पीएम केयर नामक मोदी का घोटाला भी खुलकर सामने आ जाए, जिसमें सरकार के जरिए भाजपा ने पार्टी का फंड इकट्ठा किया, तो शायद इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से उसका कुछ मुकाबला हो पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था अपारदर्शी तरीके से चुनावी चंदे उगाहने और उसके बदले पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफा पीटने के लिए ठेके देने, टैक्स माफ करने, टैक्स से छूट देने, भ्रष्टाचार संबंधी जांच को रोकने, गिरफ्तार भ्रष्टाचारी मालिकों को रिहा करने का एक तरीका है। एक प्रकार का फिरौती वसूलना, हफ्ता वसूलने का तंत्र है। अमित शाह को ठीक उगाही रैकेट चलाने के लिए ही तो गुजरात की एक अदालत ने तड़ी पार किया था। और जब ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के फांसीवादियों के हाथ में आ जाए तो क्या होता है, वह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से साफ है। पूंजीपतियों से हजारों करोड़ के चंदे लो, उन्हें लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाओ, भ्रष्टाचार करने का अवसर दो, उन्हें जांचों से छुटकारा दो, सरकारी ठेके दो, करों से छूट दो। भाजपा को इसी व्यवस्था के जरिए जो हजारों करोड़ हासिल हुए हैं, उसी से तो भाजपा चुनावों में पैसे बांटती है, तमाम राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराती है, विपक्षी पार्टी के सांसदों और विधायकों को खरीदती है। इसके अलावा इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था के जरिए भी जबरदस्त घोटाला चलता रहा है। कांग्रेस सरकार ने
इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था लाई थी, लेकिन उसका असली फायदा गुजरात के वसूली भाई ने उठाया है। इलेक्टोरल ट्रस्टों में से एक है प्रूडेंट ट्रस्ट। इसमें देश के टॉप 10 से 12 पूंजीपतियों ने जबरदस्त पैसा लगाया ताकि 2014 और 2019 के चुनावों में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा सके। 2013 से इस प्रूडेंट ट्रस्ट को 22.54 अरब रुपए मिले हैं और इसमें दान देने वालों में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग और मेघा इंजीनियरिंग भी प्रमुख है। इसके अलावा इसमें आरसेलर मित्तल, भारती टेलीकॉम, एयरटेल वाला, सीरम इंस्टीट्यूट जिसे मोदी सरकार ने कोविड वैक्सीन बनाने का ठेका देकर खरबों रुपए का फायदा पहुंचाया, जीएमआर ग्रुप, हल्दिया ग्रुप आदि शामिल हैं। ध्यान दीजिए, इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के 22.54 अरब रुपए का 75% भाजपा को दिया गया है। इन सबसे साफ है कि भाजपा इस समय देश के पूंजीपति वर्ग की चहेती पार्टी है, जो उसके लिए मुनाफा कमाने, भ्रष्टाचार करने, काला धन कमाने, कानूनों को ताक पर रखकर मेहनत और कुदरत की लूट को अंजाम देने, सार्वजनिक संपत्ति की लूट को अंजाम देने की व्यवस्था कर रही है। मेहनतकश वर्गों पर तानाशाहाना तरीके से धक्कड़शाही चलाने का काम कर रही है। आमदनी 2 आना, खर्चा 2 रुपया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी पार्टियों को दिया है। राम भक्त मोदी के राम राज्य का एक एकात्म मानवतावाद यह भी था कि जिस कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2 करोड़ रुपया भी नहीं था, उसने 200 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। मानो कि इतनी दरियादिली कि उसमें आप डूबकर थोड़ी देर में बचाओ बचाओ चिल्ला सकते हो। लेकिन असल में यहाँ हो क्या रहा है? कोई कंपनी अपने मुनाफे से ज्यादा चुनावी चंदा कैसे दे सकती है? यह सैकड़ों करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? उसकी खुद की तिजोरी में तो नहीं है। फिर वह पैसा किसका है? सबसे पहले सबसे दरियादिल दानदाताओं को देखते हैं। कंपनी का नाम मदनलाल लिमिटेड, शुद्ध मुनाफा 10 करोड़। 2019 से 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड दिए 185 करोड़। मुनाफे के हिस्से के रूप में बॉन्ड 1874%। कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शुद्ध मुनाफा 215 करोड़। 2019 से 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड दिए 1368 करोड़। मुनाफे के हिस्से के रूप में बॉन्ड 635%। क्विक सप्लाई चेन, शुद्ध मुनाफा 109 करोड़। 2019 से 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड दिए 410 करोड़। मुनाफे के हिस्से के रूप में बॉन्ड 377%। एमकेजे एंटरप्राइजेज, शुद्ध मुनाफा 58 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 से 23 के बीच 192 करोड़। मुनाफे के हिस्से के रूप में बॉन्ड 329%। भारती एयरटेल सर्विसेज लिमिटेड, शुद्ध मुनाफा 253 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड दिए 183 करोड़। मुनाफे के हिस्से के रूप में बॉन्ड 72%। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। इन मदन लाल भाई की कंपनी को देखिए, इसका मुनाफा है 10 करोड़ रुपया 2019 से 2023 तक, लेकिन इन्होंने अपने मुनाफे का लगभग 19 गुना ज्यादा चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। इतना तो छोड़ दीजिए, कोई कंपनी अपने मुनाफे का 10% भी चंदे में नहीं दे सकती है। वास्तव में कांग्रेस सरकार के दौर में एक नियम था कि कोई कंपनी जो 3 साल तक लगातार मुनाफा दिखाएगी वही चुनावी चंदा दे सकती है, और वह भी अपने मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती है। मोदी जी ने अलौकिक राम राज्य लाया और जिस कंपनी का कल तक कोई अता पता ही नहीं था, यानी क्विक सप्लाई, उसने अपने मुनाफे से 377% ज्यादा 410 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे दिया। तमाम कंपनियां जो मजदूरों को वक्त पर मजदूरी नहीं दे रही, उनको जबरन ओवरटाइम करा रही हैं, कोई सुरक्षा उपकरण मांगने पर मंदी का रोना रोती है, वे हजारों करोड़ रुपयों के
अपने मुनाफे से भी कई गुना ज्यादा चुनावी चंदे दे रही हैं। क्या यह संभव है? ऐसा कैसे हो रहा है? यह किसका पैसा है? हम देख चुके हैं कि क्विक सप्लाई वास्तव में अंबानियों की है। उसी प्रकार इस तरह की शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके तमाम पूंजीपतियों ने अपने लाखों करोड़ का काला धन, जो मजदूरों के खून से निचोड़कर हड़पा था, उसे सफेद कर दिया। साफ है कि ये पैसा इन कंपनियों के पास था ही नहीं, इसलिए वे उसे चंदे में दे ही नहीं सकती थी। मतलब यह किसी और का पैसा है, जो इन शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन से सफेद धन में तब्दील किया जा रहा है, और बदले में इसका कमीशन उस पार्टी को दिया जा रहा है जिसके हाथ में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग है। आप जानते हैं कि वह पार्टी कौन है? राम राज्य में सारी बातें नाम लेकर नहीं बताई जाती हैं, थोड़ी अपनी अकल भी लगानी पड़ती है। भाजपा का यह दावा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के जरिए चुनावों में काले धन की व्यवस्था पर रोक लगेगी। समझदार लोग तो तभी समझ गए थे कि भाजपा के इस दावे का अर्थ यह है कि चुनावों की व्यवस्था में काले धन का अभूतपूर्व बोलबाला इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के साथ होने वाला है, क्योंकि भाजपा जैसी झूठी और बेईमान कोई पार्टी अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। हर फांसीवादी राजनीति की बुनियाद में पर्याप्त मात्रा में झूठ का गारा होता है, लेकिन भारत की सांप्रदायिक फांसीवादी संघी और भाजपाई राजनीति तो सिर से पैर तक झूठ में ही सराबोर है। ऐसे ही झूठ की एक चमकती मिसाल पर बात करते हैं। मोटा भाई का मोटा झूठ। जब इलेक्टोरल बॉन्डों के महाघपले पर हर जगह भाजपा की फजीहत होने लगी, तो भाजपा के अमित शाह ने इंडिया टुडे के मंच से जाकर झूठों की लड़ी लगा दी ताकि कुछ इज्जत बचाई जा सके। ये मोटा भाई की एक खासियत है। झूठ बोलते वक्त मोटा भाई एकदम आक्रामक और अति आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं। इससे लोग झूठ को सच समझने लगते हैं कि मोटा भाई ने इतने मोटे तरीके से बोला है तो बाद में मोटाई होगी। शाह ने गोदी मीडिया के अपने एक दलाल राहुल कंवल के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि वह आज भी मानते हैं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था काले धन को खत्म करने के लिए है, और 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को तो केवल 6,000 करोड़ रुपए के ही बॉन्ड मिले, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्षी पार्टियों को मिले। भाजपा के 303 सांसद हैं और बाकी विपक्षी पार्टियों के 242 सांसद हैं। भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं। यह दीगर है कि बहुतों को पता ही नहीं है कि वे भाजपा के सदस्य हैं, क्योंकि भाजपा वाले लोगों को मिस्ड कॉल देते थे और जो पलट कर मिस्ड कॉल दे देता था वह भाजपा का सदस्य हो जाता था। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि अपनी एक मासूम सी हरकत की वजह से वह दुनिया की सबसे झूठी और आपराधिक पार्टी के सदस्य बना दिए गए। तो फिर चंदा भी भाजपा को ज्यादा मिलेगा। आइए इस झूठ के पुलिंदे के एक एक दावे की पड़ताल करते हैं। मोटा भाई का दावा, 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 6,000 करोड़ रुपए भाजपा को मिले और बाकी 14,000 विपक्षी पार्टियों को। सच्चाई, एसबीआई ने अभी 12,156 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना ही सार्वजनिक की है, और इसमें से करीब आधा यानी कि 6,061 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं। मोटा भाई सफेद झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के ज्ञात चंदे की तुलना कुल दिए गए ज्ञात चंदे से ही की जा सकती है, किसी काल्पनिक संख्या से नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो साफ हो जाता है कि लगभग 2 दर्जन दलों के जितना चंदा अकेले भाजपा को मिला है। मोटा भाई का दावा, मोटा भाई दावा करता है कि भाजपा को मिले कुल चंदे को उसके सांसदों की संख्या से भाग देकर देखना चाहिए कि उसे प्रति सांसद कितना मिला और बाकियों को कितना मिला। सच्चाई, यह तो एकदम ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। कोई भी चंदा देने वाला पहले से नहीं जानता कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीतकर सांसद बनेंगे। 2019 के चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने लगभग बराबर उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस ने 423 उम्मीदवार खड़े किए जबकि भाजपा ने 437। लेकिन भाजपा को चंदा मिला 1,600 करोड़ रुपए, ज्ञात अज्ञात का तो अब पता चल रहा है, जबकि कांग्रेस को मिले 388 करोड़ रुपए। यानी भाजपा के हर उम्मीदवार को औसतन 4 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस के हर उम्मीदवार को औसतन 90 लाख रुपए मिले। वास्तव में किसके कितने उम्मीदवार जीते
यह इस बात से तय होता है कि किसे कितना चंदा मिला, ना कि इसके उल्टा। लेकिन अमित शाह जैसे व्यक्ति से तथ्य और तर्क की उम्मीद करना बेकार है। सच्चाई यह है कि अगर चंदा देने की व्यवस्था का आधार या नियम यह हो कि जिस पार्टी के जितने सांसद या विधायक हैं उनको कंपनियों को उतना ज्यादा चंदा देना होगा, तब तो हमेशा उसी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद या विधायक होंगे और बराबरी के मुकाबले का अवसर बाकी के पार्टियों को समाप्त हो जाएगा। लेकिन देश की शासनकारी पार्टी का प्रमुख नेता एक प्रमुख मीडिया घराने के मंच से खुलेआम ऐसी अश्लील बकवास करता है, लेकिन गोदी मीडिया का एंकर सवाल पूछने की बजाय पतलून गीली कर देता है। वैसे भी अमित शाह से मुश्किल सवाल पूछकर इंडिया टुडे के जन्म से ही डरे हुए एंकर राहुल कंवल को अपना लोया थोड़ी ही करवाना है। मोदी शाह के राम राज्य में असुविधाजनक सवाल पूछने वालों को वैविध्यपूर्ण और दिलचस्प तरीके से दैहिक और दैविक ताप से मुक्ति दे देने की योजना सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय से कल्याणकारी तरीके से चलाई जा रही है। और ऐसे लोगों के परिवारजन दैविक ताप से मुक्ति पाए अपने परिवार सदस्य का श्राद्ध करते समय अभूतपूर्व रूप से पावन और पवित्र अनुभव करें, इसके लिए मोदी जी ने राम मंदिर भी बनवा ही दिया है। बहरहाल, इसी प्रकार का सफेद झूठ संघ परिवार और भाजपा का झूठ फैलाओ झूठ दोहराओ तंत्र पूरे देश में व्हाट्सएप के जरिए फैला रहा है। मजदूरों, मेहनतकशों, आम घरों से आने वाले छात्रों, युवाओं, स्त्रियों व मेहनतकश दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को यह गांठ बांध लेनी चाहिए। हाफ पैंटियों के व्हाट्सएप ग्रुपों और व्यक्तियों से जो संदेश आते हैं उसमें जो लिखा हो उसके उल्टे को सच मानिए। आम जनता में जिन लोगों ने यह नियम लागू किया है उन्हें इससे काफी फायदा पहुंचा है। अफवाहों के संक्रामक रोग, सांप्रदायिकता के कोढ़, फिरका परस्ती की खाद से वे बचे हुए हैं और इसलिए पहचान पा रहे हैं कि उनके असली हित क्या हैं, उनके दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। बेहतर हो कि आप सब भी इस नियम को जान लीजिए, पहचान लीजिए। निष्कर्ष, एक बात अब हमें समझ लेनी चाहिए, वरना आने वाले समय में अपनी बर्बादी के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। इतिहास से सीखना चाहिए। इटली और जर्मनी में भी फासीवादी पार्टी व नाज़ी पार्टी द्वारा फैलाए गए फिरका परस्त जुनून में पगलाए तमाम निम्न मध्यवर्गीय संगठित मजदूर वर्ग और लंपट मजदूर वर्ग के लोगों को अपनी बर्बादी और देश की बर्बादी के बाद समझ में आया था कि उनको सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था। जब फासीवादी राष्ट्र का नाम लेते थे तो उनका अर्थ होता था पूंजीपति वर्ग। इस राष्ट्रवाद में उन्माद में पागल टुटपुंजिया वर्गों ने अपनी ही कब्र खोदने का काम किया और बर्बाद हुए। आप जर्मनी और इटली का इतिहास पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा। इन दोनों ही देशों में फासीवादियों के झूठ फरेब पर तमाम टुटपुंजिया वर्ग के लोग क्यों यकीन कर बैठे? क्योंकि वे आर्थिक असुरक्षा और अनिश्चितता से तंग थे, प्रतिक्रिया और गुस्से में थे। उनके पास अपने हालात ऐसे होने के कारणों की कोई समझ नहीं थी और फासीवादियों ने देश के मीडिया आदि पर नियंत्रण कर उन्हें यकीन दिलवा दिया कि यहूदी व अल्पसंख्यक उनके दुश्मन हैं। उनकी अंधी प्रतिक्रिया इन अल्पसंख्यकों पर टूट पड़ी, लेकिन साथ ही मजदूरों और मेहनतकशों पर भी टूट पड़ी, क्योंकि जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने इस टुटपुंजिया वर्ग को यकीन दिला दिया कि अगर मजदूर अपना हक मांगता है तो वह राष्ट्र विरोधी है। यही आज हमारे देश में मोदी शाह कर रहे हैं। लेकिन अंत में जर्मनी और इटली का हश्र क्या हुआ? मेहनत का जनता ने वहां फासीवादी सत्ता को जमींदोज कर दिया और टुटपुंजिया वर्गों की बड़ी आबादी आर्थिक व सामाजिक रूप से युद्ध और विनाश के कारण तबाह हो गई। हमारे देश की जनता को इतिहास के इस उदाहरण से सबक लेनी चाहिए। हमारे देश में भी मोदी शाह और समूचा संघ परिवार और भाजपा अपने भयंकर भ्रष्टाचार और कुकर्मों को धर्म की आड़ में छिपाते हैं। वे समूची हिंदू आबादी के अकेले प्रवक्ता बनने का दावा करते हैं। एक ऐसा माहौल निर्मित किया जाता है जिसमें भाजपा और संघ परिवार की आलोचना या उस पर होने वाले हमले को हिंदू धर्म मानने वाली जनता और राष्ट्र पर हमला करार दे दिया जाता है। उनके तमाम कुकर्म, व्यभिचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के ऊपर एक राम नामी दुपट्टा डाल दिया जाता है।
कभी मोदी को मंदिरों में पूजा अर्चना करते, कभी योग करते, कभी ध्यान लगाते दिखलाया जाता है और समूचा गोदी मीडिया इस छवि को निरंतर प्रचारित प्रसारित करता है। इसका मकसद यह होता है कि जब भी आपके मन में उनके प्रति कोई सवाल आए तो इस धार्मिक छवि के आभा मंडल में वह ओझल हो जाए। आप इस झूठी छवि के घटाटोप में अपना सवाल ही भूल जाते हैं। यह एक पूरा षड्यंत्र है जिसमें देश का पूंजीपति वर्ग और उसके द्वारा संचालित मीडिया हमारे देश के सांप्रदायिक फांसीवादियों का साथ देता है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले कई दशकों में राज्य सत्ता के हर निकाय, उसकी हर संस्था में जो घुसपैठ की है और जिस तरह से अपने लोगों को बिठाया है, वह भी फांसीवादियों के नापाक मंसूबों को अमल में लाने में उनकी मदद करता है। चाहे आप नौकरशाही की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, पुलिस व सेना की बात करें, हर जगह इन्होंने अपने प्यादे बिठा रखे हैं। क्या कारण है कि ईवीएम घपले के स्पष्ट उदाहरणों के बावजूद चुनाव आयोग और यहाँ तक कि देश का सुप्रीम कोर्ट तक कोई कार्रवाई नहीं करता? ईवीएम पर याचिकाओं की सुनवाई से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं? क्या ये सीधे संदेह पैदा करने वाले मसले नहीं हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला और ईवीएम घोटाला इस समय भाजपा को फिर से सत्ता में पहुंचाने के लिए मोदी शाह व संघ परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो प्रमुख उपकरण हैं। जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए और हर मंच पर भाजपा का बहिष्कार कर अपने प्रतिरोध को दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा आम जनता को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मसले पर एकजुट होकर जुझारू जन आंदोलन खड़े करने चाहिए जो मौजूदा सत्ता तंत्र की चूल्हे हिला दे। आप यह भी जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट का घोटाला तो अरबों रुपए भाजपा और गौण रूप में कुछ अन्य चुनावबाज पार्टियों को ही पहुंचा रहा है। लेकिन ये व्यवस्था खत्म भी हो जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले चुनावों में पूंजीपति वर्ग के धन बल की भूमिका समाप्त नहीं हो जाएगी। किसी और तरीके से पूंजीपति वर्ग अपने हितों की सेवा करने वाली पूंजीवादी पार्टियों में से किसी एक को सत्ता में पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगा। मौजूदा व्यवस्था में मेहनत कश आबादी के लिए जनवाद मूलतः और मुख्यतः औपचारिक होता है। निश्चय ही इस आधार पर हम उन औपचारिक जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष का परित्याग नहीं कर देते हैं और उनको बचाने के लिए भी पुरजोर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में जनवाद पूंजीवादी जनवाद होता है और जैसे जैसे आप समाज के वर्गों की सीढ़ी में नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे जनवाद अधिक से अधिक कागजी और दिखावटी होता जाता है। सही मायनों में समूची मेहनत कर जनता के लिए जनवाद एक समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है जिसमें उत्पादन, राजकाज और समूचे समाज के ढांचे पर मेहनतकश वर्गों का नियंत्रण हो और फैसला लेने की ताकत उनके हाथों में हो। हमारा दूरगामी लक्ष्य एक मजदूर इनकलाब के जरिए ऐसी सत्ता की स्थापना करना है। लेकिन तात्कालिक तौर पर आज हमें हर एक जनवादी अधिकार के लिए भी लड़ना है, चाहे वह श्रम अधिकार हो या अन्य जनवादी व नागरिक अधिकार। इसलिए मौजूदा फांसीवादी दौर में यह लड़ाई और भी अहम हो जाती है क्योंकि पूंजीपति वर्ग का कोई भी शासन इतने नग्न, भ्रष्ट और सीना जोड़ तरीके से आम मेहनतकश आबादी का हक नहीं छीनता है जितना और जिस तरीके से फांसीवादी पूंजीवादी शासन छीनता है। हमें एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, फांसीवाद यानी हमारे देश में संघ परिवार और भाजपा आम मेहनतकश जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इनका मुकाबला कोई भी अन्य पूंजीवादी पार्टी निर्णायक रूप में नहीं कर सकती है। कोई एक चुनाव हारना और सत्ता से बाहर हो जाना फांसीवाद की निर्णायक हार नहीं है। वैसे भी 21वीं सदी के फांसीवाद की खासियत ही यही है कि यह कोई खुली तानाशाही आपवादिक स्थितियों को छोड़कर नहीं लाने वाला है। यह पूंजीवादी जनवाद का खोल बरकरार रखेगा। यह चुनाव हार कर अस्थायी रूप से सत्ता से औपचारिक तौर पर बाहर जा सकता है, लेकिन समाज और राजनीति और साथ ही राज्य सत्ता के ढांचे पर इसकी पकड़ बनी रहेगी और यह हर बार और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से सत्ता में पहुंचेगा। दीर्घकालिक संकट के पूरे दौर पर यह बात लागू होती है जिससे आज पूंजीवादी दुनिया गुजर रही है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में धुर दक्षिणपंथी और फांसीवादी सत्ताएं स्थापित हुई हैं और हो रही हैं। यह संकट ही वह जमीन तैयार करता है जिस पर फांसीवाद का जहरीला कुकुरमुत्ता उगता है। इसी जमीन पर खड़े होकर फांसीवादी शक्तियां आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा झेल रही
टुटपुंजिया आबादी और मेहनत कश आबादी के भी एक हिस्से की प्रतिक्रिया को संगठित करता है, उसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक नकली दुश्मन देता है ताकि पूंजीवाद को कटघरे से बाहर किया जा सके और जनता को ही आपस में लड़वा कर पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा और हिफाजत की जा सके। इसलिए आने वाले चुनावों में तो मेहनतकश वर्ग को फांसीवादी संघ परिवार और भाजपा को, यानी अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन को सबक सिखाना ही चाहिए। लेकिन अगर वह ऐसा कर भी लेता है तो वह फांसीवादी शक्तियों की निर्णायक हार नहीं होगी। उनकी निर्णायक हार आज के दौर में एक मजदूर इनकलाब और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ ही संभव है। अपनी इस लघुकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही लड़ाइयों के लिए आम मेहनतकश जनता को जागृत होना होगा, गोलबंद होना होगा और संगठित होना होगा। मजदूर बिगुल, मार्च 2024।